हिंदू लॉज हम कर रहे थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये एक्ट हमारा चल रहा था। तो ये हमारी क्लास नंबर 9। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 13B। अब अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाहते हैं कि भाई डाइवोर्स हो जाए, दोनों की कंसेंट है, तो दोनों अपनी कंसेंट से जॉइंट पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स ले सकते हैं, ऐसा सेक्शन 13B बताता है। अब सेक्शन 13B कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को जॉइंट पिटीशन फाइल करके म्यूचुअल कंसेंट से, सहमति से डाइवोर्स लेना है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ, वो एक दूसरे से अलग रह रही हैं, 1 साल हो गया रहते रहते, या 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया हो दोनों पार्टीज़ को सेपरेट रहते हुए, तो वो अगर म्यूचुअल कंसेंट के लिए डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना है, तो पिटीशन फाइल करने से पहले हस्बैंड और वाइफ को 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो गया हो सेपरेट रहते हुए। दूसरी बात, दोनों पार्टीज जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, ये सिचुएशन आ गई है। तो बोथ द पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, तो ये सिचुएशन आ गई है कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और इसलिए ही वो 1 साल से अलग रह रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ नहीं रह सकते। बोथ द पार्टीज हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड, और अब दोनों पार्टी ने मिलके ये डिसाइड कर लिया है कि मैरिज को डिसॉल्व कराना दोनों चाहते हैं, यानी दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मिलके अपनी मैरिज को ख़त्म कर लेते हैं। अब जब डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे दोनों मिलके, तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद में, कम से कम उन्हें 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। यानी आज दोनों ने मिलके, हस्बैंड और वाइफ ने मिलके आज जॉइंट पिटीशन फाइल कर दिया कोर्ट में डाइवोर्स लेने का, जॉइंट पिटीशन डाइवोर्स लेने का फाइल कर दिया। तो अब इनको ये पिटीशन फाइल करने के बाद कम से कम 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने। फिर जब ये 6 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट करना है, 18 महीने। तो जब ये पीरियड निकल जाएगा, यानी जो जॉइंट पिटीशन फाइल कर दिया, तो इसके बाद कम से कम 6 महीने का वेट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने का वेट। तो मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 8 मंथ्स, यानी 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए और 18 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। जब आपने जॉइंट पिटीशन फाइल किया है, तो जॉइंट पिटीशन फाइल करने के बाद आपको दोबारा से अब एक सेकंड मोशन फाइल करना है कोर्ट के सामने। तो जब आपने पहला जॉइंट पिटीशन फाइल किया, तो अब आप क्या करोगे, कोर्ट के सामने अब दोबारा सेकंड मोशन फाइल करोगे, और इस जो फर्स्ट आपने जब जॉइंट पिटीशन फाइल किया था, अब जॉइंट पिटीशन फाइल करने के बाद आप कोर्ट में सेकंड मोशन फाइल करोगे, और अब ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कम से कम 6 मंथ्स का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने का। क्लियर है। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि भाई मैरिज इन दोनों की हुई थी, और जो इन्होंने जो पिटीशन बातें लिखी हुई हैं वो ट्रू हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिक्री पास कर देगा, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिक्री कोर्ट पास कर देगा। अब इसमें जो दोनों पार्टी की कंसेंट है, हस्बैंड वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए म्यूचुअली, तभी वो सेक्शन 13B में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लोज BB ये कहता है कि जो दोनों पार्टी की जो कंसेंट है, जब वो सेक्शन 13B में म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो दोनों पार्टी की जो कंसेंट है उसमें से किसी भी पार्टी की जो कंसेंट है वो फोर्स से ऑब्टेन्ड नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स, फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस,
तो यानी इसका मतलब जब हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से सेक्शन 13B में डाइवोर्स पिटीशन डाल रहे हैं, जॉइंट पिटीशन डाल रहे हैं, तो ना तो हस्बैंड की कंसेंट ना वाइफ की कंसेंट फोर्सफुली ऑब्टेन की गई हो या फ्रॉड से ऑब्टेन कर की गई हो या ना अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यानी दोनों की जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। किसी भी पार्टी की, ना हस्बैंड की ना वाइफ की जो कंसेंट है वो उसमें फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब एक केस आया था, केस ये आया था कि देखो जो जॉइंट पिटीशन है, जॉइंट पिटीशन के बाद हस्बैंड वाइफ को मिलके सेकंड मोशन कोर्ट के सामने फाइल करना पड़ता है, और जॉइंट पिटीशन फाइल करने के बाद उनको मिनिमम 6 महीने 6 मंथ्स वेट करना पड़ता है और मैक्सिमम 18 मंथ, और इस पीरियड में उनको सेकंड मोशन फाइल करना पड़ता है। तो जॉइंट पिटीशन फाइल करने के बाद कम से कम उन्हें 6 महीने का मिनिमम वेट करना है, उसके बाद ही जाके वो सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। अब ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, तो अमनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कोर्ट 2019 का केस है ये। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो ये कूलिंग पीरियड है 6 मंथ्स का, सेक्शन 13B में जो ये 6 मंथ्स का टाइम बताया है, कौन सा 6 मंथ्स का, कि ज्वाइंट पिटीशन फाइल करने के बाद उनको मिनिमम 6 महीने वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेकंड मोशन कोर्ट के सामने फाइल करेंगे। ये 6 महीने का जो पीरियड है ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बल्कि डायरेक्टरी है। अगर कोर्ट को लगता है तो इस 6 महीने के पीरियड को कोर्ट क्या कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस। ठीक है, तो ये सेक्शन 13B था। नाउ नेक्स्ट देखो सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि नो पेटिशन ऑफ डाइवोर्स विद इन 1 year ऑफ मैरिज, विद इन 1 year ऑफ मैरिज। तो सेक्शन 14 यहाँ पे बता रहा है कि अगर डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करना है तो मैरिज को होए 1 साल कंप्लीट हो गया हो। अगर मैरिज होए, अभी मैरिज हुई है और अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस पीरियड में डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं हो सकता। तो जब तक शादी को 1 साल नहीं बीत गया, जब तक डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं हो सकता, सेक्शन 14 ये कहता है। लेकिन सेक्शन 14 इसकी 2 एक्सेप्शन बताता है। एक्सेप्शन, पहली एक्सेप्शन देखो क्या है। पहली एक्सेप्शन है एक्सेप्शनल हार्डशिप, एक्सेप्शनल हार्डशिप, और दूसरी एक्सेप्शन बताता है एक्सेप्शनल डेप्राविटी, डेप्राविटी। तो पहली एक्सेप्शन है एक्सेप्शनल हार्डशिप और दूसरी है एक्सेप्शनल डेप्राविटी। डेप्राविटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो रिस्पोंडेंट है, यानी जो दूसरा स्पाउस है, उसने बहुत ज़्यादा दुराचार करा हो, बहुत ज़्यादा नीचता दिखाई हो, उसको बोलते हैं डेप्राविटी। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप का एक्सेप्शनल डेप्राविटी का केस है, तो इस केस में शादी को अगर 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ तो भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। क्लियर है? सेक्शन नंबर 15 देखो क्या कहता है। 15 ये कहता है कि अब अगर मान लो डाइवोर्स हो गया, दोनों पार्टी ने को डाइवोर्स मिल गया मान लो, ठीक है, अब डाइवोर्स की डिक्री आ गई, डाइवोर्स की डिक्री आ गई और डाइवोर्स हो गया दोनों का। तो अब दोनों पार्टी कहीं और रीमैरी कितने दिन के बाद कर सकते हैं? मतलब डाइवोर्स की डिक्री आ गई है, अब अगर किसी पार्टी को रीमैरिज करनी है, सेकंड मैरिज करनी है, तो सेकंड मैरिज कितने टाइम के अंदर वो कर सकता है, वो सेक्शन 15 बताता है। तो रीमैरिज आफ्टर
ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। तो देखो, सबसे पहले जिस दिन डाइवोर्स की डिक्री आई है, जिस दिन डाइवोर्स की डिक्री आई है, तो अब आपने ये देखना है कि उस डाइवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट कोई राइट ऑफ अपील तो नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ अपील, देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री। अगर जो डिक्री आई है उस डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील का राइट नहीं है किसी पार्टी के पास, तब तो फिर वो डिक्री आने के बाद कभी भी शादी कर सकते हैं। या फिर अगर डाइवोर्स की डिक्री आने के बाद अभी अपील का राइट है, देयर इज राइट ऑफ अपील, देयर इज राइट ऑफ अपील, देयर इज राइट ऑफ अपील, लेकिन जो टाइम पीरियड है अपील का वो निकल गया है। द टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील इज लैप्स्ड एंड नो अपील इज फाइल्ड। तो पहला तो है कि मान लो दोनों पार्टी के पास नो राइट ऑफ अपील है, डाइवोर्स की डिक्री आ गई और दोनों के पास कोई राइट ऑफ अपील नहीं है, उस डिक्री के अगेंस्ट कोई भी पार्टी अपील नहीं कर सकती, तब तो वो एकदम से जब डाइवोर्स की डिक्री आई है वो रीमैरिज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो जो डाइवोर्स की डिक्री आई है उसके बाद भी दोनों पार्टी के पास राइट ऑफ अपील है, तो अब ये राइट ऑफ अपील है, तो जो जितना दिन का अपीलेट पीरियड है वो अपील का जो पीरियड है वो निकल गया हो और कोई अपील फाइल नहीं की गई, तो भी फिर इस पीरियड के बाद जब ये अपील का टाइम निकल गया और अभी कोई भी अपील फाइल नहीं हुई है, तो ये पीरियड निकलने के बाद भी अब दोनों पार्टी अपना सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। या फिर मान लो ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी ने अपील फाइल कर दी हो, अपील इज प्रेजेंटेड, लेकिन उसकी अपील क्या हो गई, डिसमिस हो गई है, डिसमिस्ड। तो फिर अगर कि अपील फाइल की प्रेजेंट अपील फाइल की थी लेकिन अब वो डिसमिस हो गई है, तो उसके बाद सेकेंड मैरिज की जा सकती है। तो डाइवोर्स की डिक्री आने के बाद अगर कोई अपील का राइट नहीं है तो तुरंत शादी कर लो, और अगर राइट का अपील है तो वो जो अपील का जो पीरियड है, अपील फाइल करने का जो पीरियड है वो पीरियड निकल गया और कोई अपील फाइल नहीं हुई, उसके बाद शादी कर लो। या फिर अगर अपील फाइल की थी लेकिन डिसमिस हो गई, तो उसके बाद आप शादी कर लो, सेकेंड मैरिज कर लो। ये सेक्शन नंबर 15 बताता है। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13A, सेक्शन नंबर 13A। अब सेक्शन नंबर 13A कहता है ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। अब मान लो केस तो चल रहा है डाइवोर्स का, केस तो चल रहा है डाइवोर्स का, लेकिन जज साहब को लगता है कि भाई डाइवोर्स देना ठीक नहीं है, डाइवोर्स देना ठीक नहीं है, तो जज साहब क्या कर सकते हैं, जज साहब डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन पास कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री फाइल कर सकते। तो अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है और जज साहब को सर्कमस्टांसिस देखकर ये लगता है कि भाई डाइवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करना ज़्यादा सही रहेगा, तो जज साहब डाइवोर्स की डिक्री पास ना करके जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकते हैं। लेकिन 3 केस ऐसे हैं
जहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास नहीं हो सकती, यानी अगर डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है तो उस केस में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास नहीं हो सकती। ये 3 केस हैं। सबसे पहला केस है कन्वर्जन। अगर कोई स्पाउस ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, इस बेस पे दूसरे स्पाउस ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो फिर उस डाइवोर्स प्रोसीडिंग में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास नहीं हो सकती। सेकंड है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। अगर मान लो कोई स्पाउस ने संन्यास ले लिया है और उस बेस पे दूसरे स्पाउस ने डाइवोर्स के लिए केस डाला है, तो उस डाइवोर्स प्रोसीडिंग में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास नहीं हो सकती। तीसरा, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अब मान लो कोई स्पाउस छोड़ के चला गया था और अब उसको 7 साल हो गए, पता ही नहीं उसका कहाँ है, किसी ने नहीं सुना उसके बारे में कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो दूसरा स्पाउस है उसने प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इस ग्राउंड पे डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया कि सर 7 साल हो गए और नहीं पता उसके बारे में कि वो स्पाउस कहाँ है और उसके घर वालों को भी नहीं पता। तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इस ग्राउंड पे अगर डाइवोर्स केस डाला गया है तो भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास नहीं हो सकती। यानी ये 3 ग्राउंड पे अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुआ है तो इस केस में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास नहीं हो सकती। बाकी और किसी केस में जो डाइवोर्स का केस चल रहा है उसमें अगर जज साहब को लगता है सही अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, तो डाइवोर्स की डिग्री पास ना करके जज साहब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 13A कहता है। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भाई जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है।